Welcome back to the Lucky Steady Point Army. Myself, ओमपाल सिंह राठौड़. तुझको पाने में मसला ये है, खोने के वसवसे होंगे. तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे होंगे. तुझको पाने के बाद क्या होगा, देर तक हाथ कांपते होंगे. तुझको पाने के बाद क्या होगा, देर तक हाथ कांपते होंगे. महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास है. महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास है. तुम में जो जब्त है सभी मौसम उदास है. किस किस से पूछिएगा ये बेहद सवाल अब, सभी उदास है या फ़कत तुम ही उदास है. शुरुआत करते हैं हम. आज का जो सेशन है उसमें बात करेंगे मानव पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम. मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र. मानव पाचन तंत्र. देखो पाचन होता क्या है, पहले हम बात करते हैं. पाचन बड़े मोलिक्यूल्स या बड़े अणु का छोटे अणु के रूप में रूपांतरित होना या छोटे अणु के रूप में बदलना, वो क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है. मतलब भोजन के अंदर लेने से लेकर बाहर छोड़ने तक की प्रक्रिया, जिसमें कई अंग मिलकर एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं. सामंजस्य का अर्थ है रल मिल के काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं. वो संपूर्ण जो सिस्टम है वो पाचन तंत्र कहलाता है. ठीक है. पाचन का अर्थ होता है, पाचन का अर्थ होता है, का अर्थ बड़े अणुओं का, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं के रूप में, छोटे अणुओं के रूप में के रूप में विभक्त होना, विभक्त होना, विभक्त होना. ठीक है. तंत्र का मतलब होता है सिस्टम. ठीक है. मतलब पाचन की, यदि पाचन तंत्र की यदि हम बात करें तो भाषा या लैंग्वेज में कहें तो भोजन के अंदर लेने से लेकर बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, जिसमें कई अंग मिलकर, कई अंग जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, है ना. भोजन के अंदर लेने से लेकर बाहर छोड़ने तक की प्रक्रिया, जिसमें कई अंग मिलकर एक सामंजस्य, सामंजस्य का अर्थ होता है मिलजुल के कार्य करते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है. ठीक है. भोजन के अंदर ग्रहण करने से लेकर, से लेकर बाहर छोड़ने तक की प्रक्रिया, बाहर छोड़ने तक की प्रक्रिया, तक की प्रक्रिया, जिसमें कई अंग, जिसमें कई अंग, कई अंग जैसे मुख गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत
कई अंग मिलकर एक सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो भोजन के अंदर लेने से लेकर बाहर छोड़ने तक की प्रक्रिया जिसमें कई अंग मिलकर एक सामंजस्य के साथ, सामंजस्य का अर्थ होता है रल मिलके या मिलजुल के कार्य करते हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग, पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग की यदि हम बात करें तो पहला है मुख गुहा। मुख गुहा। उसके बाद में ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में आएगा मल द्वार। ठीक है। तो ये जो 7 है वो क्या है? पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है। ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? मुख गुहा। उसके बाद में कौन सा है? ग्रसनी। उसके बाद में ग्रास नली। उसके बाद में आमाशय। उसके बाद में छोटी आंत। उसके बाद में बड़ी आंत और मल द्वार। ठीक है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा या मुख। मुख या मुख गुहा। ठीक है। देखो मुख की यदि हम बात करें तो मुख में जो भोजन का है वो आधा पाचन हो जाता है। कितना पाचन? आधा पाचन। ठीक है। और मुख में जो भोजन है वो कहलाता है बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। मुख में भोजन का, मुख में भोजन का अर्ध पाचन, अर्ध पाचन हो जाता है। मतलब आधा जो पाचन है भोजन का वो कहाँ पे हो जाता है? मुख में। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो मुख में भोजन बोलस कहलाता है। मुख में भोजन भोजन बोलस कहलाता है। मुख में भोजन बोलस कहलाता है। मुख में भोजन बोलस कहलाता है। आगे यदि हम बात करें और तो मुख में क्या पाया जाता है? लार पाई जाती है।
सबसे पहले हम बात करते हैं लार। लार की यदि हम बात करें, लार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। लार की यदि हम बात करें तो लार जो है 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटों के अंतर्गत लगभग 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। चौबीस घंटों में कितने लीटर लार का निर्माण होता है? 1.5 लीटर। आगे यदि हम बात करें तो लार की जो प्रकृति होती है हल्की अम्लीय होती है। लार की प्रकृति, लार की प्रकृति प्रकृति हल्की अम्लीय होती है, हल्की अम्लीय होती है। हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान पीएच मान 6.8 से 6.9 के लगभग होता है। आगे यदि हम बात करें तो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख में 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। एक नंबर की यदि हम बात करें तो उसे हिंदी में कहा जाता है कर्णपूर्व, कर्णपूर्व लार ग्रंथि। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पैरोटिड, पैरोटिड। उसके बाद में आती है अधोजंभ, अधोजंभ लार ग्रंथि। इसे कहा जाता है लिग्वल लार ग्रंथि या लिग्वल। उसके बाद में हम बात करते हैं 3 नंबर पे है जिसे कहा जाता है अधोजीवा, अधो अधोजीवा लार ग्रंथि। इसे कहा जाता है सबलिग्वल, सबलिग्वल सलाइवरी ग्लैंड्स। यदि इनमें यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी है? कर्णपूर्व है। यह सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। उसके बाद में सबसे छोटे की बात करें तो अधोजंभ या सबलिग्वल जो है यह सबसे छोटी, सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ठीक है। अभी हमने की थी लार की। लार की यदि हम बात करें तो लार का जो पीएच मान होता है 6.8 से 6.9 के लगभग होता है। और लार की जो प्रकृति होती है वो होती है हल्की अम्लीय। मुख में जो है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी।
पैरोटिड, लिग्वल और सबलिग्वल। ठीक है, इसे कर्ण, हिंदी में कहा जाता है कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजीवा। कर्णपूर्व या जो पैरोटिड ग्रंथि है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और सबलिग्वल लार ग्रंथि या सबलिग्वल लार ग्रंथि या अधोजिह्वा जो लार ग्रंथि है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एंजाइम की। देखो, मुख में दो एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम? दो। एक तो होता है टाइलिन और दूसरा है एमाइलेज। टाइलिन जिसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है लाइसोजाइम। ठीक है, कितने एंजाइम पाए जाते हैं? दो, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जिसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुख में दो एंजाइम पाए जाते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, एंजाइम क्या है इसकी यदि हम बात करें, एंजाइम भोजन के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का जो कार्य है वो एंजाइम करते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम अपनी सब भाषा में बात करें तो एंजाइम एक हथौड़ा है जो बड़े पत्थर को तोड़ करके उसको छोटे छोटे पत्थरों का रूप देता है। ठीक है, तो एंजाइम जो है भोजन के या जो बड़े अणु होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का जो कार्य है वो एंजाइम करते हैं। ठीक है, एक नंबर जो है वो है टाइलिन। टाइलिन जिसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। देखो, टाइलिन का काम क्या होता है और लाइसोजाइम का काम क्या होता है। टाइलिन जो है भोजन को चिकना बनाने का कार्य करता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ें खाते हैं, सूखी खाते हैं, फिर भी वो गीली हो जाती है। इसका मतलब जो भोजन आता है उसको चिकना बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है? टाइलिन या एमाइलेज। ठीक है, और क्या करता है टाइलिन जो एंजाइम है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। किसको? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, अर्थात पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में बदलने का कार्य टाइलिन एंजाइम करता है। आगे हम बात करें लाइसोजाइम की, तो लाइसोजाइम जो है उसका जो मुख्य कार्य है वो है भोजन के साथ आए अनावश्यक जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि को नष्ट करने का है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अचार होता है उसको बंद डब्बे में रखा जाता है, और कुछ हिस्सा जो बाहर रह जाता है तेल से, उस हिस्से पे सफ़ेद सफ़ेद काई काई जम जाती है, वो क्या है? फंगस। तो हमें ऐसा कहा जाता है कि भोजन करने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। हाथ इसीलिए धोने चाहिए क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक आदि पाए जाते हैं। वो जब हमारे शरीर में जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जैसे भोजन पे रह गया तो भोजन को हम धो नहीं सकते। जिस भोजन को हमने पका लिया उस भोजन को हम धो नहीं सकते, तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कवक वगैरह आदि आके उस पे भोजन पे चिपकेंगे तो उसको नष्ट करने का जो कार्य है वो लाइसोजाइम करता है। ठीक है, भोजन के साथ आए हुए अनावश्यक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि को पहचान करके उनको नष्ट करने का जो कार्य है वो लाइसोजाइम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइलिन एंजाइम की। टाइलिन एंजाइम या इसे कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज
टाइलिन का मुख्य कार्य, टाइलिन का मुख्य कार्य कार्य भोजन को, भोजन को चिकना बनाने का है, चिकना बनाने का है। तथा स्टार्च को, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य, स्टार्च को माल्टोज में अर्थात पॉलीसेकेराइड को, पॉलीसेकेराइड को, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलने का कार्य, बदलने का कार्य टाइलिन एंजाइम करता है। टाइलिन एंजाइम टाइलिन एंजाइम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लाइसोजाइम का मुख्य कार्य, लाइसोजाइम का मुख्य कार्य भोजन के साथ आए हुए, भोजन के साथ आए हुए अनावश्यक जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, आदि जंतु, कवक, फंगस, इत्यादि को, इत्यादि को पहचान करके करके उन्हें नष्ट करने का कार्य, नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन के साथ जो अनावश्यक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि आ जाते हैं, उनको पहचान करके उनको नष्ट करने का कार्य जो है वो लाइसोजाइम करता है। मुख्य अलावा यदि हम आंसुओं में यदि हम बात करें तो आंसुओं में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जैसे कई बार आपके आंखों में बाहर से कुछ जानवर आके गिर जाते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु, तो जैसे ही उनको निकालते हैं अंदर से तो वो वापस मरे हुए मिलते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आँख में जैसे ही वो जाएंगे तो लाइसोजाइम एंजाइम है उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा। ठीक है,
तो मुख में और आंसुओं में, आंसू जो है लेक्राइमन ग्रंथि से निकलते हैं, और आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है? लाइसोजाइम। ठीक है। आगे हम बात करते हैं दांत की। दांतों की यदि हम बात करें तो देखो, दांतों के लिए, दांतों को एकदम बढ़िया रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, पहले तो हमें दांतों की जो आवश्यक सफाई होती है वो रोज़ करनी चाहिए। और दूसरी बात, कैल्शियम और फॉस्फोरस युक्त जो भोजन है वो हमें करना चाहिए। और जो जितना भी ठंडा पानी है उससे हमें दूरी रखनी चाहिए। ठीक है। तो दांतों का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा में, उसे कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है। अध्ययन, दांतों का जो अध्ययन है वो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो दांत ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से, दांत ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं। आगे हम बात करें तो दांतों की जो प्रकृति होती है, दांतों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। और दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रकृति की यदि हम बात करें तो पहली जो है उन्हें, पहली प्रकृति की यदि हम बात करें तो दांतों को कहा जाता है थीकोडोंट। क्या कहा जाता है? थीकोडोंट। 2 नंबर पे हम बात करें तो उसे कहा जाता है डाइफोडोंट। 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 तीसरी जो प्रकृति है उसे कहा जाता है हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट। देखो, थीकोडोंट क्या क्यों कहा जाता है दांतों को? दांत जो है जबड़ों में अंदर धसे हुए होने के कारण दांतों को कहा जाता है थीकोडोंट। क्या कहा जाता है? थीकोडोंट। जीवन में 2 बार आने के कारण दांतों को कहा जाता है डाइफोडोंट। क्या कहा जाता है? डाइफोडोंट। एक से अधिक प्रकार के होने के कारण दांतों को कहा जाता है हिट्रोडोंट। जैसे कृतनक है, रदनक है, अगरचय वर्णक है, चयवर्णक है, इंसिजर है, केनाइन है, प्रीमूलर है और मूलर। ठीक है। तो थीकोडोंट क्यों कहा जाता है? जबड़ों में धसे हुए होने के कारण, जबड़ों में अंदर धसे हुए होने के कारण, अंदर धसे हुए होने के कारण, धसे हुए होने के कारण दांतों को क्या कहा जाता है? थीकोडोंट। डाइफोडोंट क्यों कहा जाता है? 2 बार आने के कारण, 2 बार आने के कारण। हिट्रोडोंट क्यों कहा जाता है? एक से अधिक प्रकार से, एक से अधिक प्रकार के होने के कारण, अधिक प्रकार के होने के कारण। ठीक है। अब दांतों की
दांतों के प्रकार की यदि हम बात करें तो पहला प्रकार आता है जिसे कहा जाता है कृंतक, इसे कहा जाता है इंसीजर। उसके बाद में 2 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है रदनक। 3 नंबर पे जो आता है उन्हें कहा जाता है अग्र चयवर्णक, अग्र चयवर्णक। और 4 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है चयवर्णक। कृंतक को कहा जाता है इंसीजर, रदनक को कहा जाता है केनाइन, और अग्र चयवर्ण को कहा जाता है प्रीमूलर, और चयवर्ण को कहा जाता है मूलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर और मूलर। ठीक है। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं और प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखो कृंतक दांतों की यदि हम बात करें तो इन दांतों का काम जो होता है वो होता है भोजन को पकड़ना व काटना, भोजन को पकड़ना और काटना। इंसीजर जो दांतों की संख्या होती है बच्चों और वयस्कों में समान होती है। इन दांतों का मुख्य कार्य, इन दांतों का मुख्य कार्य कार्य भोजन को पकड़ने व काटने का है, पकड़ने व काटने का है। इन दांतों की संख्या, इन दांतों की संख्या संख्या बच्चों और वयस्कों में, बच्चों और वयस्कों में समान होती है, समान होती है। कितनी होती है? 8। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रदनक। इन्हें कहा जाता है केनाइन। इन दांतों का जो मुख्य कार्य है वो होता है भोजन को चीरने व फाड़ने का, भोजन को चीरने व फाड़ने का। इन दांतों की संख्या भी बच्चों और वयस्कों में समान होती है। इन दांतों की संख्या बच्चों और वयस्कों वयस्कों में समान होती है। कितनी होती है? 4। उसके बाद में हम बात करते हैं अग्रचयवर्णक, अग्रचयवर्णक। इन दांतों का जो मुख्य कार्य है वो होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना। इन दांतों का मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने का है, विभक्त करने का। बच्चों में ये दांत नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में यह दांत नहीं पाए जाते हैं।
वयस्कों में इनकी संख्या इनकी संख्या 8 होती है, 8 होती है। लास्ट जो है वो है चयवर्णक, इन्हें कहा जाता है मूलर। इन दांतों का जो मुख्य कार्य होता है, कार्य भोजन को द्रव्य अवस्था में लाने का है। बच्चों में इन दांतों की संख्या, बच्चों में इन दांतों की संख्या संख्या 8 होती है, और वयस्क जो होते हैं, अडल्ट जो होते हैं, वयस्कों में इन दांतों की संख्या 12 होती है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों और वयस्कों में दांतों की संख्या। बच्चों में दांतों की संख्या, वयस्कों में दांतों, देखो डेंटल फॉर्मूले की यदि हम बात करें बच्चों में तो ये होता है 21/02 बटा 21/02 इंटू, वयस्कों में यदि हम बात करें तो ये होता है 21/23 बटे 21/23 इंटू 2। ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये कई बार पूछा जाता है, तो हमें याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, अभी जो सदी चल रही है वो 21वीं सदी है। कौन सी सदी चल रही है? 21वीं। और 21वीं सदी में जो मानव है वो 23वीं सदी का काम कर रहा है, मतलब आगे चल रहा है, ठीक है। और बच्चों में यदि हम बात करें तो ये वाला कैसे याद करना है कि जैसे 21वीं सदी है, इसमें अभी प्रचलन में क्या है कि हम दो हमारे दो, ठीक है। तो 21वीं सदी में बच्चे कितने हैं? 2, ठीक है। इनमें यदि हम बच्चों में दांतों की संख्या की बात करें तो टोटल दांत कितने होंगे? 20, ठीक है। इसको 2 से गुणा किया जाएगा, ये आएगा 4। इसको 2 से गुणा किया जाएगा 2 0, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। नीचे यदि हम बात करें तो ये होगा 4 2 0 4, ठीक है। इनको यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 4 0 8। इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर और मोलर। इसको यदि हम वैसे करें IC PM मोदी, IC मैंने देखा, PM मोदी को, ठीक है। तो बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? कृतनक या इंसीजर जो दांत होते हैं वो 8 होते हैं, केनाइन जो होते हैं वो 4 होते हैं, प्रीमूलर होते नहीं है, और जो मूलर दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। वयस्कों में यदि हम बात करें तो इंसीजर जो दांत है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर और मूलर, ये हो जाएंगे 4, ये नीचे भी 4, ये नीचे हो जाएंगे 2 2 4 4, उसके बाद में 6 6, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर और मूलर, ये हो जाएंगे 8 4 8 और 12, ठीक है। तो वयस्कों में जो इंसीजर दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 8, केनाइन कितने होते हैं? 4, प्रीमूलर कितने होते हैं? 8, और जो मूलर दांत है उनकी संख्या कितनी होती है? 12, ठीक है। ये थे दांत।
ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें, आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों के प्रति स्नेह रखें, और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सकें।